Hello everyone, I am Radha Khanagwal. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you about World History's topic World War II. Yes, जिसमें हम जानेंगे कि World War II कब से कब तक चला, किन कंट्रीज के बीच ये लड़ा गया, क्या कारण थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के और क्या इसके परिणाम रहे, सब कुछ डिटेल में समझेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड. वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं पहले. वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब से कब तक चला? 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 तक चला था. 6 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था. किन कंट्रीज के बीच में ये वॉर लड़ा गया था? एक्सिस पावर्स एंड अलाइज पावर्स. एक्सिस पावर्स में कौन कौन से कंट्रीज थी? इटली, जापान एंड जर्मनी. अलाइज पावर्स में कौन कौन से कंट्रीज थी? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, the USA, the Soviet Union and the lesser extent China. ठीक, अब आपने कुछ नोटिस किया इसमें? जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स की तरफ से लड़ा था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो इन्हीं के ही अगेंस्ट खड़ा हो गया था? आगे अच्छे से समझाऊंगी. कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे? इम्पैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो कि 1919 में की गई थी. वर्साई की संधि जो कि वर्साई के पैलेस में की गई थी 1919 में, उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा विश्व पर, जो कंट्रीज थी उन पर, के सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो एक कारण मानी गई. द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929. इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 1929 में, जिसका पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा था और ये भी कारण बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध का. राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म. फासीवाद और नाजीवाद का उदय भी, उसका राइज भी एक कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का. पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. तुष्टिकरण की नीति. तुष्टिकरण की नीति यानी कि एक देश जब दूसरी कंट्री के साथ विवाद नहीं करना चाहता और संघर्ष से बचना चाहता है तो वो उसको कुछ रियायतें दे देते हैं. और अच्छे से समझ आएगा जब आगे डिटेल में समझाऊंगी. फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. लास्ट वीडियो में आपको समझाया था लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बारे में. अब लीग ऑफ नेशन का फेल होना कैसे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, वो डिटेल में समझेंगे अब हम. इससे पहले कि मैं आपको ये डिटेल में समझाऊं, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहूंगी. इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. यस, इमीडिएट रिफ्लेक्शन यानी कि जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, ऑस्ट्रो हंगेरियन के जो प्रिंस थे उनकी हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या के बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट रिफ्लेक्शन क्या रहा? ऑस्ट्रो हंगेरियन के प्रिंस की हत्या होना. ठीक, ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट रिफ्लेक्शन क्या था, पहले हम उसे समझेंगे और उसके बाद हम कॉजेज को डिटेल में समझेंगे. इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या था वो देखते हैं. जैसा आपको पहले बताया, 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ. उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 31 अगस्त 1939 को जर्मनी पोलैंड बॉर्डर पर लोकेटेड जर्मन प्रोविंस वेस्ट अपर साइलेशिया में ग्लाइविट्ज रेडियो स्टेशन को सीज कर लिया नाजिस्ट ने और ब्रॉडकास्ट किया एक एंटी जर्मन मैसेज. थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जर्मन ही क्यों अपने ही अगेंस्ट उन्होंने ये एक्शन लिया. उन्होंने क्या किया, जो नाजिस्ट थे उन्होंने पहना हुआ था पोलिश यूनिफॉर्म यानी कि जो पोलैंड की फोर्सेस थी उनका यूनिफॉर्म पहना था और ये दिखाया कि पोलिश फोर्सेस ने जर्मन के प्रोविंसेस में घुस के ग्लाइविट्ज रेडियो स्टेशन को सीज कर लिया और जर्मन के अगेंस्ट एक एंटी जर्मन मैसेज ब्रॉडकास्ट किया. अब क्लियर है ना? इस इंसिडेंट को ग्लाइविट्ज इंसिडेंट के नाम से जाना गया. उसी के नेक्स्ट डे
31 अगस्त 1939 को जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके ठीक अगले दिन 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया। अब पोलैंड के सपोर्ट में आ गए, यानी कि 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। यस, और फिर ऐसे शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये था इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सबसे पहला कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का इम्पैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। लास्ट वीडियो में इस ट्रीटी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, आप देख लीजिएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये ट्रीटी कब की गई थी? 28 जून 1919 को वर्साई के पैलेस में ये ट्रीटी साइन की गई थी। जिन कंट्रीज के बीच ये ट्रीटी साइन हुई थी वो मेन जो कंट्रीज थी, एलीट पावर्स जिन्हें बिग फोर कहा जाता है, यूएसए, यूके, फ्रांस और इटली कहा जाता था। ठीक है, ये वो बिग फोर कंट्रीज थी। बेसिकली जो एलीट पावर्स थी वो ऐसा मान रही थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो जर्मनी की वजह से हुआ और जो भी अब नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। सो इस ट्रीटी को वो दो नजरिए से देख रहे थे। पहला, एक तरफ वो उसको कह रहे थे कि ये जो ट्रीटी है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत है, ऑफिशियली ये एक एंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। दूसरा, वो इसे पीस ट्रीटी कह रहे थे, यानी शांति संधि। लेकिन इस ट्रीटी के तहत जर्मनी को बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया उन शर्तों को मानने के लिए जो जर्मनी के एकदम अगेंस्ट थी, यानी कि जर्मनी पर यह संधि थोपी गई और जर्मनी ने इसी के चलते इस ट्रीटी को नाम दिया इम्पोज्ड पीस, यानी कि थोपी हुई शांति। और जो भी नुकसान था उस नुकसान की भरपाई भी इसके अंदर मेंशन थी कि जर्मनी को क्या क्या नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो अब किस तरह के कंपनसेशंस जर्मनी ने पे किए थे, देखिए। लॉस ऑफ टेरिटरी। वॉर में जिन जिन एरिया पर जर्मनी ने अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लिया था उन एरियाज को वापस करने को कहा गया, जिसके चलते जर्मनी ने अपना खुद का जो एरिया था, टेरिटोरियल एरिया था, उसको भी गवा दिया था। सीडिंग ऑफ गोल्ड पेमेंट्स ऑफ फ्रांस। जर्मनी का जो नेबर कंट्री था वो था फ्रांस। तो जर्मनी सबसे ज़्यादा नुकसान झेला था वॉर में जर्मनी ने, लेकिन जर्मनी के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाला कंट्री था वो था फ्रांस। इसी के चलते जर्मनी ने गोल्ड पेमेंट्स की डिमांड की कि जो भी नुकसान हुआ है जर्मनी उनको गोल्ड के फॉर्म में पे करेगा। लिमिट्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंशंस। जर्मनी ने जो न्यू एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वो लेकर आया था उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये शर्तें भी रखी गई कि जर्मनी जो है वो अपनी मिलिट्री को लिमिट में रखेगा, कम कर देगा। फ्रांस डिमांडेड कैश एंड कॉइल। जैसा मैंने बताया कि फ्रांस की सबसे ज़्यादा डिमांड्स थी। फ्रांस ने जर्मनी से कैश एंड गोल्ड की डिमांड की और इतना ज़्यादा डिमांड थी ना फ्रांस की कि जर्मनी को वो पे करते करते 92 ईयर्स लग गए और लास्ट पेमेंट जो जर्मनी ने किया था वो किया था अक्टूबर 2010 में। एंड ट्रिलियंस करेंसी प्रिंटेड बाय जर्मनी। अब इस नुकसान की भरपाई करने के लिए जर्मनी ने ट्रिलियंस करेंसी प्रिंट की, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। बेसिकली जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी ये जर्मनी के लिए एक इंसल्ट थी। जर्मनी ने इस ट्रीटी के चलते अपने सारे जो भी मनी था, अपना ग्लोरी था, उसका जो प्राइड था, सब गवा दिया था और इसी वजह से जर्मनी ने डिसाइड किया कि वो फिर से अपना बदला लेगा और इस तरह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल का जो इम्पैक्ट था, जो असर जर्मनी पे पड़ा था, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक कारण बनी द्वितीय विश्व युद्ध के होने का। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के होने का जो सेकेंड
रीजन था वो था द ग्रेट डिप्रेशन 1929। यस, ये एक आर्थिक संकट था जो कि 1929 में आया था। इसको इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत इसकी कैसे हुई थी? वॉल स्ट्रीट क्रैश 1929। वॉल स्ट्रीट यूएसए की स्टॉक मार्केट थी जो कि क्रैश कर गई थी इन 1929। इसे द ग्रेट क्रैश के नाम से भी जाना गया। जब ये मार्केट क्रैश कर गया तो उसका असर कुछ ऐसा दिखा। लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। 25% वर्कफोर्स जो थी यूएसए की वो जॉबलेस हो गई थी। मिलियंस ऑफ पीपल होमलेस हो गए थे एंड बैंक सेविंग्स जो थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ वन कंट्री अफेक्टेड अदर कंट्रीज ऑल्सो। यस, जब किसी एक देश पर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं अदर कंट्रीज पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है? आपको बताया था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी उसमें जो शर्तें थी जर्मनी पर थोपी गई थी और वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। तो जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई जर्मनी कर रहा था। फ्रांस की हार्श डिमांड्स को पूरा करने के लिए जर्मनी ने यूएसए से लॉन्ग टर्म्स लोन ले रखे थे। जब यूएसए में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो यूएसए ने जर्मनी को जो लोन दिए थे लॉन्ग टर्म लोन्स उनको शॉर्ट टर्म में पे करने के लिए कहा। इसका असर अब जर्मनी पे कैसे देखा गया? 1933 में हिटलर पावर में आया और उस टाइम पे 33% जर्मन्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। वाइमार पब्लिक के चलते जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसका सबसे बड़ा कारण था फ्रीबीज। लोगों को फ्री में गुड्स वगैरह बांटे गए और जो भी सुविधाएं थी वो फ्री में दी गई, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन था, जो महंगाई थी वो और भी ज़्यादा जर्मनी में बढ़ गई थी। एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जर्मनी का जो कि 1930 में 20 लाख था वो 1933 तक आते आते 61 लाख हो गया था। और ये सिर्फ जर्मनी का ही हाल नहीं था। जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसका असर इटली और जापान पर भी देखा गया। और इसी तरह जर्मनी, इटली और जापान ग्रेट डिप्रेशन, एक्चुअली जो ग्रेट डिप्रेशन था इट वॉज अ क्लियर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बाय एलीट पावर्स। यस, और इन्हीं पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की वजह से ही नाजिज्म और फासिज्म का उदय हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का तीसरा जो मुख्य कारण था वो था राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। टोटलिटेरियन होता है वन पार्टी डोमिनेंस या वन पार्टी का कंट्रोल होना और सारी सत्ता उसी के अंडर, उसी के कंट्रोल में रहना। टोटलिटेरियन टेंडेंसी, डिक्टेटरशिप जो थी वो पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। लोगों को एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज पसंद आने लगे थे। अल्ट्रा नेशनलिस्ट, मिलिटेरियरिस्टिक, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे पूरे यूरोप में। इसी को इटली में नाम दिया गया था फासिज्म एंड जर्मनी में इसे नाम दिया गया था नाजिज्म। थी दोनों एक ही चीज ही। और इन्हीं आइडियोलॉजीज के चलते प्रोपेगेंडा रन किया गया अगेंस्ट डेमोक्रेसी। पहले बात करेंगे इटली की। सिर्फ एक जर्मनी ही ऐसा देश नहीं था जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल से नाखुश था। और भी कंट्रीज थे जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, जिसमें से एक था इटली। इटली नाखुश इसलिए था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के से पहले या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सीक्रेट ट्रीटी साइन किए गए थे उसमें एलिट पावर्स ने इटली को प्रॉमिस किया था कि वो उसको कुछ एरियाज जो है उसको डोमिनेंस के लिए देंगे, उसको डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद एलिट पावर्स ने इटली को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और 1923 में मुसोलिनी जो कि पॉलिटिकल लीडर थे इटली के, उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट फासिज्म डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश की। कब की? इन 1923। याद रखना है। अब जर्मनी में जब हिटलर ने अपनी फायरी स्पीचेस देना शुरू किया तो वर्साई से जो भड़की जनता थी उन्होंने जब हिटलर को अपना मसीहा मान लिया था और हिटलर ने फासिज्म और रेसिज्म को मिक्स करके प्रमोट किया नाजिज्म के आइडिया को, नाजिज्म को प्रमोट किया।
देन हिटलर ने प्रॉमिस किया जर्मन्स को कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो भी प्रोस्पेरिटी, मनी, ग्लोरी एंड उनका जो प्राइड था जो गवाया उन्होंने, उसको वो वापस हासिल कर कर रहेगा। हिटलर ने प्रमोट किया लिविंग स्पेस को और जर्मन्स को सुपीरियर रेस का हिस्सा बताया, और इसी के चलते जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को। अब बात करेंगे जापान की। जापान जो था, जापान भी नाखुश था ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद, क्योंकि एलीट पावर्स ने जापान की जो डिमांड्स थी उनको फुलफिल नहीं किया था और जापान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ा था। वहाँ पर भी लोग बेरोजगार हुए, भूखमरी छाई, बहुत बुरा हाल हुआ जापान का, और इसी के चलते वहाँ पर रेडिकल एलिमेंट्स फ्लरिश करने लगे। देन जो जापान मिलिट्री थी, जापानीज मिलिट्री थी, उन्होंने मंचूरिया और अदर चाइना को एनेक्स कर लिया, और इस तरह से जो विवाद थे वो बढ़ते 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 चले गए और ये कारण बने फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का चौथा कारण था पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का फेल होना। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट होता है तुष्टीकरण की नीति, यानी कि किसी देश के साथ संघर्ष से बचने के लिए उसकी मांगों को स्वीकार कर लेना। हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को डिनाउंस करना शुरू कर दिया था और एक बार फिर से जर्मनी की मिलिट्री पावर को पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। म्यूनिक अग्रीमेंट 1938, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ये अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन एलीट पावर्स एंड जर्मनी, जिसमें जर्मनी ने ये प्रॉमिस किया था कि वो चेकोस्लोवाकिया के अलावा किसी अदर रीजन पर अपना डोमिनेंस क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जर्मनी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और चेकोस्लोवाकिया के अलावा अदर रीजन्स पर भी अपना डोमिनेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये, जब जर्मनी ने ये स्टेप लेना शुरू कर दिया तो एलीट पावर्स ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना ही उसको रोका। इस वजह से देखा गया कि जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट था वो फेल होता नजर आया था। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। देन इसका एक और कारण क्या था कि जो एलीट पावर्स थी वो अपने नैरो इंटरेस्ट के चलते एकजुट नहीं हुई। अगर वो चाहते वो सब एकजुट होकर जर्मनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते थे। जर्मनी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाता और शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी नहीं होता, पर ऐसा नहीं हुआ। सोवियत यूनियन ने, आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के 2 साल बाद। जी हाँ, ये क्यों हुआ ऐसा, इसका आपको अभी रीज़न समझ में आ जाएगा। सोवियत यूनियन का फ्रांस एंड ब्रिटेन के साथ कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड फील करता था इनके साथ। सोवियत यूनियन ने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लेकर आया और ज्वाइन कर लिया जर्मनी को। जी हाँ, जर्मनी और सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजीज अलग अलग थी, लेकिन इनके जियोपॉलिटिकल गोल्स एंड ब्रिटेन लेड फैक्शंस के चलते सीक्रेट प्रोटोकॉल के तहत इन्होंने ईस्टर्न यूरोप के देशों को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर लिया था। देन पोलैंड डिवाइड कर लिया था इन दोनों ने। वेस्ट पोलैंड जो था उस पर कंट्रोल था जर्मनी का, और ईस्ट पोलैंड जो था उस पर डोमिनेंस था सोवियत यूनियन का। अब सोवियत यूनियन को ये लग रहा था कि जर्मनी जो है उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगा, जर्मनी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी भूल थी। हिटलर की सनक का शिकार सोवियत यूनियन को भी होना ही पड़ा, और ये हुआ तब जब 22 जून 1941 को जर्मनी ने ईस्टर्न फ्रंट ओपन करते हुए सोवियत यूनियन को इन्वेड कर दिया। जी हाँ, और फिर जब जर्मनी ने ऐसा किया तो एंट्री हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन की। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का एक और जो कारण था वो था फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। यस, लीग ऑफ नेशंस किस लिए लाया गया था, ताकि दोबारा से युद्ध ना हो और विश्व में शांति बनी रहे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और लीग ऑफ नेशन फेल हुआ। क्या कारण थे? अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, उसमें लीग ऑफ नेशन के फेलियर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, बाकी कुछ यहाँ पर भी मेंशन है।
लीग ऑफ नेशन बॉडी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अग्रेसिव कंट्री लाइक जर्मनी। यस, लीग ऑफ नेशन इस तरह से नहीं प्रिपेयर था कि वो जर्मनी जैसे अग्रेसिव कंट्री का सामना कर सके। एंड लीग ऑफ नेशंस हैड नो पीस कीपिंग फोर्स लाइक यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग फोर्स है, जो कि अगर कोई कंट्री कोई विवाद करती है, विश्व में अशांति फैलाने का काम करती है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हुए पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। लेकिन लीग ऑफ नेशन के पास ये नहीं थी, जिसकी वजह से देखा गया लीग ऑफ नेशन को फेल होते हुए, और ये कारण भी बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का। सो ये थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के कारण। अब फेलियर देख लेते हैं। आपको पता ही है कि कोई भी कंट्री जीते या हारे, नुकसान सभी को झेलना पड़ता है। एक बार फिर से ह्यूमन राइट्स का फिर से हनन हुआ, लोगों की जानें गई, बहुत नुकसान हुआ, सोशली इकोनॉमिकली कंट्रीज बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। और उसके अलावा और भी रीजंस थे, वो देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स रहे। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बार फिर से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई, निर्माण किया गया यूनाइटेड नेशन का। और यूएसए एंड यूएसएसआर, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, एलिट पावर्स जीत गई थी, लेकिन जो उभर कर आई दो कंट्रीज थी वो थी यूएसए एंड यूएसएसआर। ये सबसे पावरफुल कंट्रीज बनी। लेकिन फिर इनके बीच में भी एक कंपटीशन शुरू हो गया, एक होड़ लग गई एक दूसरे से महान बनने की, और फिर इनके बीच शुरू हुआ कोल्ड वॉर। देन स्टार्ट डीकोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन था पहले कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी वो अदर छोटी छोटी कंट्रीज के ऊपर अपना डोमिनेंस क्रिएट किए हुए थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन कंट्रीज को फ्री कर दिया गया, और यानी कि डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया, और उनको स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहे तो यूएसए में शामिल हो सकती है, चाहे तो यूएसएसआर में शामिल हो सकती है, या फिर स्वतंत्र रह सकती है। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो ऑन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और याद रखिएगा जीवन महाभारत से कम नहीं, बस शर्त यह है कि अपना सारथी स्वयं बनना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।